हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे और इसकी क्या योजनाएं थी और इसका क्या क्षेत्र विस्तार था। इस क्रांति का क्या नेचर था, इस क्रांति के क्या परिणाम निकल कर के आए और इसकी विफलता के क्या कारण थे। इन सभी बिंदुओं को हम इस वीडियोज़ में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से पहले हमने और भी कुछ वीडियोस बनाए जिसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया और जितने भी छोटे छोटे पुराने जो राजतंत्र थे उसको उसके राज्य को हड़प करके उनके द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया गया था। इसी तरह से उनके द्वारा जो आर्थिक नीतियाँ अपनाई गई थी, एक औपनिवेशिक आर्थिक नीति अपनाई गई थी जिसने देश की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर गहरा प्रभाव छोड़ा था और जिसके कारण देश की आम जनता से लेकर के जो पुराने राजा नवाब थे सभी एक तरह से उसकी इस ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी नाराज़ थे, काफ़ी उससे क्रोधित थे और इसी के कारण 1857 की क्रांति घटित हुई थी। मैं इस वीडियोज़ को प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, फीडबैक में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। आप जितना इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मुझे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने का एक मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस वीडियोज़ के टॉपिक को बिना विलंब किए। 1857 की क्रांति के कारण को सबसे पहले देखते हैं। 1857 की क्रांति के कई कारण थे। इसके राजनीतिक कारण थे, प्रशासनिक कारण थे, इसके सामाजिक धार्मिक कारण थे, इनके सैन्य कारण थे और इनके जो तात्कालिक कारण थे। ये सभी कारण 1857 की क्रांति के विद्रोह को घटित होने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण में माना जाता है। सबसे पहले राजनीतिक कारण देखते हैं। राजनीतिक कारण में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो विस्तारवादी नीति थी भारत को बड़े से बड़े साम्राज्य की स्थापना करने की, उसको एक बड़ा कारण माना जाता है। और साम्राज्यवादी विस्तार की नीति में दो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी की नीतियाँ अधिक उसके लिए उत्तरदायी मानी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के विस्तार के लिए। वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की नीति अपनाई गई थी और इस संधि के तहत वेलेस्ली के द्वारा बिना एक तरह से युद्ध लड़े जो पुराने नवाब और राजा थे उनके राज्य को एक तरह से इसने हड़प लिया था। सहायक संधि क्या थी, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सहायक संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो छोटे राज्य थे उससे एक तरह की संधि की गई और उसके जो राज्य थे उस राज्य में अपने व्यापार की सुरक्षा का उनके द्वारा आश्वासन लिया गया और साथ ही साथ जो उस छोटे राज्य को सैन्य सुरक्षा का आश्वासन दिया गया और साथ ही साथ वहाँ पर एक अपना राजदूत, एक रेजिडेंट उस राज्य की अधिसीमा, उस सीमा के अंतर्गत नियुक्त किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो कि उनके राजनीतिक मामले में भी हस्तक्षेप करते थे। एक तरह से सहायक संधि के माध्यम से वेलेस्ली के द्वारा जो राजा नवाब थे उसको अपने ऊपर एक तरह से आश्रित बना दिया गया था, एक तरह से आश्रित राज्य उनके द्वारा बना दिया गया था। अंत में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा उन्हीं आश्रित राज्यों को धीरे धीरे करके अपने साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से मिलाना प्रारंभ कर दिया गया था और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो नीतियाँ लाई गई थी साम्राज्य विस्तार के लिए उसको व्यापगत की नीति या अंग्रेजी में उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। इसके तहत उनके द्वारा जैतपुर के राज्य, संभलपुर के राज्य, झांसी के राज्य, नागपुर के राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। इसी तरह से अवध के नवाब जो कि पहले से ही सहायक संधि का राज्य था, सहायक संधि अंग्रेज़ों से किया हुआ था, उनके राज्य को भी कुशासन का आरोप, मिसरूल का आरोप लगा करके डलहौजी द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसी तरह से मराठों के पेशवा के जो पद थे उनको समाप्त कर दिया गया था और इसी तरह से तंजौर, कर्नाटक के नवाब की राजकीय उपाधि को जब्त कर उसके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। ठीक, और अंत में जो मुग़ल बादशाह थे
उनके सम्मान में भी काफ़ी कम कटौती कर दी गई थी और उनको एक तरह से फरमान जारी किया गया था कि वह लाल किला को छोड़ करके कुतुब मीनार के छोटे जगह पर जा कर के वहाँ शिफ्ट हो जाएं। इन सब राजनीतिक कारणों से जो पुराने राजा नवाब और जो सरदार थे उनके मन में एक तरह से क्रोध था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति। इसी तरह से जो आम जो पढ़े लिखे लोग थे उसके मन में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति एक तरह से भेद था, एक क्रोध था। जो पढ़े लिखे वर्ग थे वो सेना या प्रशासन में जाते थे और लेकिन प्रशासन और सेना दोनों में भारतीयों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊपर कभी भी किसी पद पर सूबेदार से ऊपर के पद पर बहाल नहीं हो सकते थे। इवन जो भारतीय जज होते थे उनको भी यूरोपियों के मामले को न्यायिक मामले में सुनवाई करने का अधिकार नहीं था। तो एक तरह से भेदभावपूर्ण पद्धति थी जो भारत के उस समय के जो पढ़े लिखे वर्ग थे उनके विरुद्ध भी। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत की जो सामाजिक सांस्कृतिक जो धार्मिक ढांचा था उसमें भी बदलाव करने का प्रयास किया गया और इसका भी परिणाम अंततः भारतीयों के विरोध के रूप में झेलना पड़ा। जो धार्मिक जो नीतियाँ थी उसमें लॉर्ड डलहौजी के एक निर्योग्यता कानून रिलीजियस डिसेबिलिटी को काफ़ी विवादास्पद माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में यह नीति लाई गई थी और इस नीति के तहत भारतीय ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर लेते थे उसको एक तरह से सुरक्षा प्रदान किया गया था और एक तरह से ईसाई धर्म में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया गया था एक तरह से इस नीति के द्वारा। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे उनके द्वारा 1833 में एक एक्ट पारित किया गया, चार्टर एक्ट, और उसमें खुली रूप से भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई जो ईसाई मिशनरी थे। तो इन सब कारणों से भारतीयों को अपने सांस्कृतिक जो ढांचा था जो परंपरागत जो हजारों वर्षों से चली आ रही थी उस पर उनको एक अपमान महसूस हुआ भारतीयों को। इसी तरह से आर्थिक जो नीतियाँ थी कठोर, जैसे भू राजस्व की नीति, पिछला वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि किस प्रकार से अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी बंदोबस्त के द्वारा कठोर रूप से भारतीय जो किसान थे उससे लगान की वसूली की जाती थी। और इसी तरह से बाद के चरण में जबकि यूरोप में औद्योगिक विकास हुआ और भारत औद्योगिकरण में पीछे पिछड़ गया, भारत को एक बड़ा बाजार के रूप में ब्रिटिश उद्योगों द्वारा इस्तेमाल किया गया और भारत में जो पुराने छोटे दस्तकार थे, जो शिल्पकार थे, उन सब वो सब प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए। और इसी तरह से बाद में जब रेलवे का विकास हुआ, जब पूंजी का निवेश हुआ, तो उससे भी भारतीयों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। एक तरह से भारत की जो संपत्ति थी वो ड्रेन हो गया, वो एक तरह से उसका भी स्थानांतरण इंग्लैंड की तरफ हो गया। तो ये सभी कारण थे। इन सभी कारणों से भारतीयों में एक असंतोष की भावना लंबे समय से 50 वर्षों 100 वर्षों से चली आ रही थी। इस असंतोष को घटित होने में 1857 की क्रांति के रूप में घटित होने में जो एक महत्वपूर्ण घटना घटी वो थी एक विवादास्पद चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1856 में एक पॉलिसी लाई गई थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है उनके द्वारा अब जो राइफ़ल यूज किया जाएगा वो ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफ़ल का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसमें इशू ये था कि इसमें जो कारतूस का इस्तेमाल किया जाता था उसमें विवादास्पद चर्बी का इस्तेमाल किया गया था और स्वाभाविक सी बात थी कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना में हिंदू या मुसलमान जो भी थे उनके लिए यह एक बहुत ही विवादास्पद वस्तु था और इसी स्थिति में उनका विरोध होना स्वाभाविक था और इसी विरोध के कारण 1857 की क्रांति एक तरह से तात्कालिक रूप से घटित हुई और पूरे भारत में ये फैल गई थी। अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति की क्या कोई योजनाएं थी, क्या कोई घटनाक्रम क्या किस प्रकार से घटित हुई, इन सब को जानने का प्रयास करते हैं। जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं उसका मानना था कि यह एक आकस्मिक रूप से घटित हुई एक सैनिक क्रांति थी, लेकिन भारतीय इतिहासकारों का दावा है कि नहीं, ये एक सैनिक घटना नहीं थी और आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि एक भारतीयों के मन में जो असंतोष था उसके कारण यह घटित हुआ और इस असंतोष के कारण ही जो 1857 की क्रांति की एक योजना लंबे समय से बनाई जा रही थी।
इसके लिए उनके द्वारा कुछ फैक्ट्स भी प्रस्तुत किए गए, कुछ एविडेंस भी प्रस्तुत किए गए। जैसे कि उनके द्वारा कहा गया कि योजना का निर्माण बिठूर के कानपुर में नाना साहेब के निकटतम जो अजीमुल्ला थे और लंदन में राणा जी बापू जो सतारा के राजा के करीबी थे, उनके द्वारा यह योजना बनाई गई थी 1857 की क्रांति के। और उसके द्वारा विद्रोही जो सैन्य टुकड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको भी जोड़ने का और साथ में उसको विद्रोह करने के लिए उनको साथ में जोड़ने का प्रयास किया गया था। इसके लिए उनके द्वारा रोटी और कमल को एक प्रतीक के रूप में सैन्य टुकड़ियों तक वितरित किया गया था। और 31 मई 1857 को विद्रोह का दिन चुना गया था। लेकिन चर्बी के कारतूस के कारण मंगल पांडे ने बैरकपुर बंगाल में 29 मार्च 1857 को ही विद्रोह कर दिया था। मतलब समय से पहले ही यह विद्रोह एक तरह से घटित हो गया था। और इस मंगल पांडे के द्वारा अंग्रेजी सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉग और ह्यूसन की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। लेकिन अंत में मंगल पांडे जो कि बलिया यूपी के थे, उसको पकड़ कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। ये सभी डेट्स जो है महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से 8 अप्रैल 1857, क्योंकि उसी समय मंगल पांडे जो महान क्रांतिकारी थे उनको फांसी दे दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं कि 1857 की क्रांति जो बंगाल में घटित हुई, 1857 की क्रांति जो मंगल पांडे ने जिसका प्रारंभ किया था, उसका विस्तार भारत के किन किन क्षेत्रों में हुआ और उन क्षेत्रों में इस विद्रोह को किस नेता द्वारा, किस लीडर द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया और ब्रिटिश जो सेनापति थे, किस सेनापति के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया और किस प्रकार से उसका अंत हुआ, आगे हम देखते हैं। तो बंगाल के बाद ये इसका विस्तार मेरठ में हुआ। मेरठ में जो सैन्य टुकड़ी थी उनके द्वारा विद्रोह किया गया। फिर विद्रोहियों के द्वारा दिल्ली का रुख किया गया और दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह जफ़र को हिंदुस्तान का बादशाह फिर से बनाया गया। पहले से भी बादशाह थे लेकिन प्रतीकात्मक रूप से बादशाह थे, उसको हिंदुस्तान का बादशाह बनाया गया। बहादुर शाह जफ़र के साथ साथ दिल्ली में उनके जो सेनापति बख्त खान थे उनके द्वारा दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किया जा रहा था। लेकिन अंत में अंग्रेज अधिकारी निकलसन एवं हडसन के समक्ष बहादुर शाह जफ़र को समर्पण करना पड़ा। हुमायूं के मकबरे में उसको आत्मसमर्पण करना पड़ा और ब्रिटिश सरकार द्वारा उसको भारत से बाहर बर्मा के रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। और कहा जाता है कि उनके कब्र पर बहादुर शाह जफ़र को अपने मातृभूमि से अलग होने का काफ़ी अफसोस था, काफ़ी गम था और इसी के कारण उनके द्वारा एक शेर लिखी गई थी, जो कि बाद में उनकी मृत्यु के बाद उनके कब्र पर भी ये शेर लिख दिया गया था कि 2 गज ज़मीं भी ना मिली मातृभूमि में दफन के लिए। इसी तरह से जो विद्रोह का जो विस्तार था कानपुर में भी हुआ। कानपुर में नाना साहब के द्वारा इसका नेतृत्व प्रदान किया गया और तात्या टोपे के द्वारा इसका नेतृत्व प्रदान किया गया। लेकिन अंत में कॉलिन कैंपबेल के विरुद्ध में इस विद्रोह को दबा दिया गया और नाना साहब बाध्य होकर के नेपाल की ओर पलायन कर गए। इसी तरह से लखनऊ में बेगम हजरत महल और उसके अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और यहाँ पर भी अंग्रेज अधिकारी कॉलिन कैंपबेल के द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया था। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया, लेकिन यहाँ पर भी उसकी हार हुई और अंत में बेगम हजरत महल भी नाना साहब की तरह नेपाल की तरफ उसके वो पलायन कर गए। अंत में झांसी में भी विद्रोह हुआ और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया गया और यहाँ पर उसकी लड़ाई अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज से हुआ था और अंत में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 17 जून 1858 को ये लड़ाई के दौरान ही उनकी वीर गति को प्राप्त हो गई वो। और यही कारण है कि उनकी बहादुरी को देखते हुए अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज के द्वारा कहा गया था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। जो रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी को देखते हुए उनके द्वारा उनकी वीर गति जब प्राप्त हो गई तो उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। इसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा ग्वालियर में भी तात्या टोपे के साथ मिल करके यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और तात्या टोपे को उनके जो मित्र थे मान सिंह, उनके विश्वासघात के कारण गिरफ्तार करके
ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दिया गया था। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व प्रदान किया गया था। मौलवी अहमदुल्ला का विद्रोह इतना आक्रामक था कि ब्रिटिश सरकार को इसको पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम तक घोषित करना पड़ा था। अंत में मौलवी अहमदुल्ला को भी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इसी तरह से बिहार के जगदीशपुर आरा में बाबू कुंवर सिंह के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया गया था। बाबू कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी कहा जाता है, लेकिन युद्ध में घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। बिहार में उस बाबू कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह के द्वारा भी नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था। यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर के द्वारा विद्रोह को दबाया गया था। इसी तरह से कुछ और भी क्षेत्र थे जहाँ पर कि विद्रोह की आग भड़की थी, जैसे रोहेलखंड में खान बहादुर खान के द्वारा विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया गया था, लेकिन अंत में उसको पकड़ के फांसी दे दी गई थी। असम में दीवान मनीराम के द्वारा नेतृत्व किया गया, उसको भी फांसी दे दी गई थी। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही, राधाकृष्ण दंडसेन के द्वारा। इसी तरह से पंजाब में वजीर सिंह, राणा प्रताप सिंह, वीर सिंह के द्वारा। सतारा में रांगोजी बापूजी गुप्ते के द्वारा इसके द्वारा विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया गया था। लेकिन जो वैसे बहुत सारे भारत के बहुत सारे ऐसे भी राज्य थे जहाँ पर कि विद्रोह की आग ज़्यादा नहीं आगे बढ़ सकी, ज़्यादा विद्रोह नहीं हो सका बड़े पैमाने पर, या विद्रोह से अछूता ही रहा एक तरह से, जैसे कि बंगाल, पंजाब, राजपूताना, हैदराबाद, मद्रास, ये सब ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर विद्रोह एक तरह से नहीं हो पाया। इसी तरह से जो 1857 की क्रांति थी उसमें एक समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के जो भी थे उनका भी समर्थन नहीं मिल पाया क्रांतिकारियों को। जैसे कि इसमें थे जमींदार वर्ग के लोग, भारतीय शासक थे, पढ़े लिखे लोग थे, इसी तरह से व्यापारी थे, उनके द्वारा भी विद्रोह को समर्थन नहीं दिया गया था। अंत में 1857 की क्रांति विफल रही और उनकी विफलता के कारण ये थे कि जो विद्रोही थे 1857 की क्रांति के, उसमें एकता की कमी थी, उनके अंदर पास संगठन नहीं था, उनके पास कोई साधन नहीं था। सभी जो नेता हमने बताया ऊपर में अलग अलग क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे थे, आपस में उनके पास कोई एकता नहीं थी, उनकी कोई संगठन नहीं थी, वो सभी अपने अपने दम पर अपने अपने पर्सनल कैपेसिटी में लड़ रहे थे। तो यही कारण है कि ये क्रांति विफल रही, एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। साथ ही साथ उनके पास जो भारतीय शासक थे जो कि उनको हर तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट कर सकते थे, वो भारतीय शासकों का समर्थन नहीं था। जैसे हमने बताया कि पंजाब, बंगाल, राजपूताना, हैदराबाद, मद्रास में जो छोटे छोटे भारतीय शासक थे उनका बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया, वहाँ पर विद्रोह ही नहीं पनप पाया। और इसी तरह से जो भारतीय थे उनके योग्य सेनापति की कमी थी। जैसे कि एक तरह से जो इस पूरे क्रांति को लीड कर रहे थे बड़े स्तर पर, उसको बहादुर शाह जफर लीड कर रहे थे, जबकि वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। जबकि दूसरी ओर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके पास एक से एक सेनापति थे। यही कारण है कि जॉन लॉरेंस एक व्यक्ति जो ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा कहा गया था कि यदि इनमें से एक भी योग्य नेता होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती, इसमें इस युद्ध को हार जाती। साथ ही साथ जो विद्रोह के बाद किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था कायम की जानी है वो भी एक तरह से उनके पास नहीं थी, विद्रोहियों के पास। यही कारण है कि जो समाज के एक व्यापक वर्ग के लोग जो थे वो एक तरह से इस क्रांति में अपने आप को क्रांतिकारियों के साथ नहीं हो पाए, वो क्रांति से अपने आप को जोड़ नहीं सके। तो ये सभी कारण थे विफलता के कारण 1857 की क्रांति विफल नहीं हो पाई। अब देखते हैं कि 1857 की क्रांति का क्या नेचर था, क्या स्वरूप था। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि अंग्रेज इतिहासकार और भारतीय इतिहासकार दोनों का अलग अलग इनके नेचर के संबंध में जो मत है बिल्कुल अलग है। अंग्रेज इतिहासकार जॉन सीले, रीज होम्स जैसे इतिहासकारों के द्वारा कहना था कि यह एक सैन्य विद्रोह मात्र था और इसमें भारत के व्यापक जनता का बिल्कुल भी इसमें भागीदारी नहीं थी, न इसमें किसानों की भागीदारी थी, न मजदूरों की भागीदारी थी। इसी प्रकार से अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा इस क्रांति को कट्टरपंथियों का विद्रोह कहा
कि इसमें धार्मिक जो कट्टर लोग थे उनके द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। इसी तरह से उनके द्वारा सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा गया था। उनका मानना था, उनका ये दावा था कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो सभ्य हैं और भारतीय जो हैं वो बर्बर हैं। तो एक तरह से बर्बर लोगों के द्वारा सभ्य लोगों के विरुद्ध संघर्ष किया गया था। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार थे उनका मत बिल्कुल ही 1857 की क्रांति के प्रति विपरीत दृष्टिकोण था। जो भारतीय इतिहासकार थे उसमें थे बी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, बी डिजरायली। बी डिजरायली एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे, इसे और अशोक मेहता। इन सब के द्वारा जो 1857 की क्रांति थी उनका उनके प्रति एक अलग तरह का दृष्टिकोण दर्शाया गया। बी.डी. सावरकर के द्वारा एक बुक लिखी गई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इनके द्वारा इस बुक में यह बताया गया कि यह 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। उनको एक भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा उनके द्वारा दी गई थी। इसी तरह से एस.एन. सेन के द्वारा भी अपनी बुक 1857 में इसको स्वतंत्रता संग्राम माना गया। लेकिन आर.सी. मजूमदार के द्वारा जिसने जो बुक लिखी गई थी, स्कॉपी मिटूनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके द्वारा यह कहा गया था कि न तो यह प्रथम राष्ट्र था और न ही यह राष्ट्रीय संग्राम था और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। इस एक तरह से उनका ये मानना था कि यह पहला विद्रोह नहीं था, इससे पहले भी कई विद्रोह हुए और यह राष्ट्रीय भी नहीं था और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। एक तरह से इनका अलग दृष्टिकोण था। इसी तरह से बी डिजरेली जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो मेंबर थे उनके द्वारा इसे राष्ट्रीय विद्रोह माना गया था। जो बाद के इतिहासकार हुए अशोक मेहता, जिनके द्वारा बुक द ग्रेट रेबिलियन लिखा गया, इनके द्वारा भी इसको एक राष्ट्रीय संघर्ष की तरह माना गया था। तो ये सारे नेचर्स थे, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे। अब देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति तो हुई और यह विफल भी हुई, लेकिन इसके क्या परिणाम निकल कर के आए, क्योंकि इसके परिणाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण निकल कर के आए थे, तो इसको भी जानना ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या परिणाम थे। इसका परिणाम सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति। 1857 की क्रांति भले ही विफल हो गई, लेकिन इसने कंपनी के शासन को भारत समाप्त कर दिया था। और जो कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो स्थापित किए गए थे उनको भी समाप्त कर दिया गया। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत पर प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाने लगा, जो ब्रिटेन के राजा थे उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाने लगा। उस समय जो गवर्नर जनरल आए थे लॉर्ड कैनिंग, उनके द्वारा ब्रिटेन के महारानी के उनकी जो प्रोक्लेमेशन था, उद्घोषणा था, उनके द्वारा भारत पर जो क्राउन था, भारत पर ब्रिटिश क्राउन के सीधा नियंत्रण, प्रत्यक्ष हुकूमत की घोषणा की गई थी। और एक तरह से भारत पर ब्रिटेन का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, वहाँ के राजा का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। और इस प्रत्यक्ष शासन में सहयोग करने के लिए एक भारत सचिव, एक जो मंत्री होता था, मंत्री स्तर का पद होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, और 15 सदस्यीय एक इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ गवर्नर जनरल जो पद थे उसको समाप्त करके वायसराय के पद स्थापित किया गया और लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कई सारी नीतियाँ अपनाई गई थी जिसके कारण विद्रोह झेलना पड़ा अंग्रेज़ों को, उन सारी नीतियों को बदलना पड़ा ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जैसे कि साम्राज्यवाद के विस्तार पर रोक लगा दिया गया। जो भारत के छोटे छोटे नवाब थे उनको एक तरह से बाद में सुरक्षा प्रदान किया गया और ये कहा भी गया कि यदि ये शासक उनको सपोर्ट नहीं करते तो उनकी हार निश्चित थी। यही कारण था कि जो छोटे छोटे राज थे, जैसे हैदराबाद के राज थे, जैसे कि सिंधिया के राज थे, इसी तरह से और भी राजपूताना के कुछ राज थे, उन सबको एक तरह से सुरक्षा प्रदान किया गया। उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बाद के समय में जो ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाने लगा।
साथ ही साथ भारतीयों के धार्मिक मामले में भी हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। जो ईसाई धर्म के प्रचार और भारतीयों के जो सांस्कृतिक मूल्य जो थे उनमें जो बदलाव किया जा रहा था, उस नीति को भी ब्रिटिश सरकार द्वारा बदल दिया गया। साथ ही साथ भारतीयों को अच्छी शासन व्यवस्था देने के लिए एक एक्ट लाया गया, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसी तरह से जो सेना में बहुत सारा सुधार किया गया, जैसे पील कमीशन लाया गया, रॉयल कमीशन लाया गया और सेना का पुनर्गठन किया गया। यूरोपियों का अनुपात सेना में बढ़ाया गया ताकि फिर से अगर किसी प्रकार का विद्रोह घटित होता है तो इस विद्रोह को आसानी से दबाया जा सके। सेना का में एक तरह से फूट डालो और राज करो की राजनीति को बढ़ावा दिया गया। सेना को धर्म और जाति के आधार पर पुनर्गठन किया गया। तो ये सारे परिणाम थे 1857 की क्रांति के बाद। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियोज़ में देखा कि 1857 की जो क्रांति थी उसको घटित करने वाले कौन से कारण थे और उसकी क्या योजनाएं थी, क्या विस्तार था, उसका क्या नेचर था, उसका अलग अलग इतिहासकारों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था और उसके क्या परिणाम निकल के आए और जो विफल हुए उनकी विफलता के क्या कारण थे। इन सभी जो पॉइंट थे इसको हमने इस वीडियोज़ में डील किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। और 1857 की क्रांति के संबंध में आप प्री या मेंस में जब भी आप क्वेश्चंस आएंगे आपको, आप इसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आपसे अंत में जाते जाते गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियोस को कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। आज के लिए इस वीडियोज़ में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।